सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो महाशक्तियों का जो है इमरजेंस होता है। पहली होती है अमेरिका, दूसरी होती है सोवियत यूनियन। इससे क्या होता है, इन दोनों के बीच में लगने लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होता है। केवल ये सिर्फ विचारधाराओं की लड़ाई होती है। आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख रहे होगे कि जो बर्लिन की दीवार है इसको लोग कैसे तोड़ रहे हैं। आप इस मैप से देख सकते हो कि पूरे वर्ल्ड में ना सिर्फ इन दो सुपर पावर्स का ही रूल होता था। खान पान, समोसे डोसा की जगह तो हमें पता है ना, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर, KFC, इन सब चीजों ने ले लिया। तो ये हमने 4 अभियान पढ़े हैं अमेरिका के, और आई होप सो आपको अब समझ में आ गया होगा कि भाई क्यों अमेरिका इतनी ज्यादा पावरफुल कंट्री के रूप में एमर्ज हुआ। सो यहाँ पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द विंग्स ऑफ ब्रेन, दिस इज पूजा। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारी पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, मतलब दो ध्रुवीयता का अंत। सो इस चैप्टर को ना स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों को मैं आपको बता दूं। देखो, ये जो वीडियो है, कहने को ये एक चैप्टर की वीडियो है, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, लेकिन भाई इस वीडियो में आपको 2 चैप्टर कंबाइन मिलेंगे। पहला तो है भाई शीत युद्ध का दौर, जो कि CBSE ने आपके बुक में से डिलीट कर दिया है। तो बिना शीत युद्ध को समझे भाई हम ये चैप्टर नहीं समझ सकते, तो मैंने आपको इसमें शीत युद्ध भी पढ़ाया है। और सेकंड, अमेरिकी वर्चस्व, ये वाला जो चैप्टर था 3rd नंबर का चैप्टर, ये भी CBSE ने आपके बुक में से डिलीट कर दिया है। तो इसके भी कुछ टॉपिक्स CBSE ने आपके इसी चैप्टर में ऐड करे हैं, तो वो भी मैं आपको कंबाइन पढ़ाने वाली हूँ। बस आपको एक काम करना है, अपने पेन और कॉपी को उठा के बैठ जाओ। चैप्टर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना है, अच्छे से देखना है, साथ में नोट्स बनाते हुए चलना है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वाले चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कि शीत युद्ध क्या है, बैकग्राउंड समझेंगे। उसके बाद हम समझने वाले हैं सोवियत संघ क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, और सोवियत संघ भाई क्यों डिसइंटीग्रेट हो गया, कौन कौन से रीजंस थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। शॉक थेरेपी क्या होता है, सोवियत संघ के देशों में किस तरह से संघर्ष बढ़ा, तनाव बढ़ा, और भारत और सोवियत संघ के क्या रिलेशंस हैं। अमेरिका कैसे एक सुपर पावर, एक पावरफुल कंट्री के रूप में जो है एमर्ज होता है। अमेरिका ने कौन कौन से सैन्य अभियान चलाए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अरब स्प्रिंग और CIS, ये सभी टॉपिक्स आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को समझने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बैकग्राउंड को अच्छे से समझे, तभी हमें चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है 1914 से 1918 के बीच में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से 1945 के बीच में। अब देखो, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड होता है, वर्ल्ड में ना 2 पावरफुल कंट्रीज का एमर्जेंस होता है। पहली होती है अमेरिका, दूसरी होती है सोवियत संघ। देखो, अमेरिका जो था ना, वो हमेशा से फेवर में था पूंजीवादी विचारधारा के। अब जहाँ पे क्या होता है, देश में सारा का सारा कंट्रोल जो है प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में होता है। गवर्नमेंट भाई किसी भी स्कीम बनाने में, कोई भी रूल बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करती है। जो देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, उन्हीं के द्वारा इकोनॉमी बनाई भी जाती है, और रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो भी बनाए जाते हैं। लेकिन जो सोवियत संघ था वो समाजवादी विचारधाराओं को फेवर करता था। अब समाजवादी विचारधारा में क्या होता है, जो गवर्नमेंट है ना देश में, वही रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस बनाती हैं, लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम बनाती है, जॉब्स देखती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें ना गवर्नमेंट हैंडल करती हैं, और प्राइवेट जो प्लेयर होते हैं, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, उनका बहुत कम रोल रह जाता है रूल्स को बनाने में। तो यहाँ पे अमेरिका चाहता था कि जो वर्ल्ड में बाकी के देश है, उनके देश में पूंजीवादी यानी कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाए। और जो सोवियत यूनियन था वो हमेशा से चाहता था कि भाई बाकी के जो देश है ना दुनिया में, वहाँ पर ना समाजवादी विचारधारा को फॉलो किया जाना चाहिए। तो यहीं से कंपटीशन बढ़ जाता है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। तो ये दोनों ही सुपर पावर्स चाहती थी कि भाई वर्ल्ड में ना जितने भी देश है वो इनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करें। तो यहाँ पे हम एक चीज़ और पढ़ लेते कि जो अमेरिका था ना, यूरोप के पश्चिमी देश अमेरिका गुट में शामिल थे, यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज थी यूरोप की, वो अमेरिका के गुट में शामिल थी, यानी कि अमेरिका को सपोर्ट करती थी और अमेरिका की आइडियोलॉजी को भी सपोर्ट करती थी। वहीं बात करें सोवियत संघ की, तो जो सोवियत संघ है भाई वो 15 गणराज्यों को मिला के बना है। इसमें 15 कंट्रीज शामिल है, जिसमें जो रूस है ना वो उसका काफी ज्यादा दबदबा है, यानी कि रूस इन देशों को डोमिनेट करता है। जो ईस्ट यूरोप के देश थे भाई वो सोवियत संघ को फॉलो करते थे और उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। तो इस तरह से इन दोनों ही सुपर पावर्स ने अपना एक ग्रुप बना लिया, जिसमें यूरोप के पश्चिमी देश और यूरोप के पूर्वी देश इनके गुट में शामिल हो गए। अब हम एक मैप के जरिए समझेंगे
कि अमेरिका के साथ कौन कौन से देश शामिल थे और यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के साथ कौन कौन से जो देश थे वो शामिल थे उनके अलायंस में। जितना भी कलर येलो पार्ट में है ये सभी देश अमेरिकन अलायंस में शामिल थे, जिसको नाटो कहा जाता था, यानी कि अमेरिका के ग्रुप में शामिल थे। और यहाँ पे जितने भी यहाँ पे आपको रेड कलर से दिख रहा है ये सारे वो देश है जो कि यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ में शामिल थे। सो अमेरिका के साथ जो भी देश शामिल थे उनको नाटो मेंबर्स कहा जाता था और सोवियत संघ के साथ जो देश शामिल थे उसे वार्सा पैक्ट मेंबर्स कहा जाता था। देखो यहाँ पे यूएसएसआर के साथ यानी कि सोवियत संघ के साथ पोलैंड, वार्सा, ईस्ट जर्मनी, हंगरी, रोमानिया, यहाँ पे इतने सारे देश थे जो सोवियत संघ के साथ शामिल थे। वहीं आप देखोगे फ्रांस, पेरिस, ब्रिटेन, नॉर्वे, स्पेन, ये सारे वो देश थे जो नाटो मेंबर्स यानी कि अमेरिकन अलायंस में शामिल थे। आई होप सो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आप इस मैप से देख सकते हो कि पूरे वर्ल्ड में ना सिर्फ इन 2 सुपर पावर्स का ही रूल होता था। नाउ बात करते हैं शीत युद्ध क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ जाओगे तभी जो आप पॉलिटिकल साइंस में बाकी के चैप्टर्स पढ़ोगे, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र और समकालीन दक्षिण एशिया, तभी आपको वो चैप्टर्स अच्छे से समझ में आएंगे जब आप इस टॉपिक को समझ जाओगे। ठीक है, तो क्या होता है शीत युद्ध का मतलब? शीत युद्ध का मतलब है जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में ऐसी स्थिति बन जाए, ऐसी सिचुएशन बन जाए कि लगे कि अब तो भाई इन दोनों के बीच में ये वॉर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वॉर नहीं होता है और ये जो वॉर होता है ना केवल विचारधारा तक ही सीमित रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही महाशक्तियां जानती हैं कि भाई अगर वॉर होता है तो यहाँ पे किसी एक देश को नुकसान नहीं पहुंचने वाला, नुकसान पहुंचेगा तो अमेरिका को भी पहुंचेगा और सोवियत संघ को भी पहुंचेगा। इसलिए इन दोनों ही महाशक्ति में से कोई भी महाशक्ति वॉर नहीं करती है। तो इसी सिचुएशन को यहाँ पे कहा गया है शीत युद्ध। अब शीत युद्ध के टाइम पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे दोनों ही महाशक्तियां चाहती थी कि इनकी विचारधारा को जो बाकी के देश हैं वो फॉलो करें, तो इसके लिए क्या करती हैं कि अलग अलग ग्रुप्स बनाती हैं अलग अलग देशों के साथ। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ये जो अमेरिका है ये वेस्टर्न यूरोप के साथ जो है ग्रुप बनाता है और जो सोवियत संघ है वो ईस्ट यूरोप की कंट्री के साथ जो है ग्रुप बनाता है। दोनों ही सुपर पावर्स ने क्या करा, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हथियारों की होड़ शुरू कर दी, एक से एक वेपन्स बनाए, एक से एक न्यूक्लियर बॉम्ब इकट्ठे करें, ताकि भाई इन दोनों में से ना कोई भी एक दूसरे से हार ना जाए। युद्ध की एक सिचुएशन बनी रही, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में तनाव रहा, डर रहता है, लेकिन यहाँ पे युद्ध नहीं होता है क्योंकि दोनों ही सुपर पावर्स को पता होता है कि अगर वॉर होता है तो भाई किसी एक देश को नुकसान नहीं पहुंचेगा, अगर नुकसान पहुंचेगा तो दोनों को ही पहुंचेगा। तो शीत युद्ध इसी सिचुएशन को कहा गया है। तो आई होप सो कि आपको शीत युद्ध क्या है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो बर्लिन की दीवार किससे कहा गया है? तो देखो जब भी आप अपनी बुक खोलोगे ना पॉलिटिकल साइंस की, तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है यहीं से स्टार्ट किया गया है। तो देखो ये जो दीवार है ना इसको कहते हैं बर्लिन की दीवार, और ये जो दीवार है वो जर्मनी में सिचुएटेड है, जर्मनी में स्थित है। ये जो दीवार है शीत युद्ध के टाइम पे बनाई गई थी 1961 में। तो ये जो दीवार है ये 2 विचारधाराओं को विभाजित करती है। दीवार के इस तरफ जो लोग रहते हैं ईस्टर्न यूरोप के लोग, वो चाहते हैं कि वर्ल्ड में ना सोवियत संघ वाली आइडियोलॉजी यानी कि समाजवादी आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाए, और दीवार के जो उस तरफ लोग रहते हैं वो यही चाहते हैं कि वर्ल्ड में ना कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है उसको फॉलो किया जाए। तो 1961 में ये वाली दीवार बनाई गई थी। ये जो है 2 विचारधाराओं को विभाजित करती है, पूंजीवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा। 9 नवंबर 1989 में इस दीवार को तोड़ दिया गया, जिससे जर्मनी का एकीकरण कर दिया जाता है। आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख रहे होगे कि जो बर्लिन की दीवार है इसको लोग कैसे तोड़ रहे हैं। वो खैर बात की बात, यहाँ पे आपको बात का समझाया गया है कि सोवियत संघ का जब विघटन होता है तो वो कैसे होता है, लेकिन उससे पहले की क्या स्टोरी थी, कैसे सोवियत संघ का जन्म हुआ, वो तो भाई हमारा जानना भी बाकी ही है ना। ठीक है, तो अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि सोवियत संघ कैसे एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, देखो 1917 में रशिया में क्या होता है, एक समाजवादी क्रांति के बाद सोवियत संघ एग्जिस्टेंस में आता है, यानी कि अस्तित्व में आता है। देखो 1917 में ये क्रांति हुई क्यों थी इसको जानो। सबसे पहले ये क्रांति पूंजीवादी यानी कि जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है इसके विरोध में हुई थी और समाजवादी मॉडल की स्थापना करने के लिए हुई थी। तो 1917 में लोगों ने क्या करा, रशिया में क्रांति कर दी कि भाई हमें तो समाजवादी मॉडल ही चाहिए, और तब ये वाली क्रांति हुई। उसके बाद सोवियत संघ का जन्म हुआ। तो आई रियली होप सो आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा कि सोवियत संघ किस तरह से एग्जिस्टेंस में आया। लेकिन सोवियत संघ की विशेषताएं क्या है? सोवियत प्रणाली समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी, जिसमें क्या होता था, जो गवर्नमेंट थी वही रूल्स रेगुलेशंस बनाती थी और सोसाइटी में ना एक इक्वालिटी रहती थी। ठीक है, किसी के साथ किसी भी तरह का जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता था।
सेकंड, सोवियत संघ के देशों में नियोजित अर्थव्यवस्था थी। मतलब क्या होता था, यहाँ पे जो भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, अगर वो भाई कोई बिजनेस कर रहा है तो भाई उनके रूल्स रेगुलेशंस भाई गवर्नमेंट के द्वारा ही तय किए जाते थे। गवर्नमेंट गरीब लोगों के लिए स्कीम्स बनाती थी, उनकी एजुकेशन का ध्यान रखती थी, किस देश से एक्सपोर्ट करना है, बिजनेस करना है, इन सबके रूल्स रेगुलेशन सिर्फ गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी। अर्थव्यवस्था इनकी जो थी बाकी देशों के मुकाबले काफी ज्यादा डेवलप्ड थी। अब आप खुद सोचो ना, जो गवर्नमेंट लोगों के लिए इतनी सारी वेलफेयर स्कीम्स बना रहे हैं, उनकी एजुकेशन, जॉब, हेल्थ का ध्यान रख रही है, तो ऑफकोर्स उनके देश में भाई जो इनकी इकोनॉमी होगी काफी ज्यादा डेवलप्ड होगी। संचार प्रणाली काफी ज्यादा उन्नत थी। सोवियत संघ के जो देश थे ना, उनमें क्या होता था, एक सुई से लेकर एक कार तक सब कुछ भाई इनके खुद के देश में इनका प्रोडक्शन किया जाता था। अब तुम खुद सोचो ना, जो देश खुद अपने देश में ही सारी चीजें प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरे देशों के साथ व्यापार कर रहा है, तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है भाई उसकी इकोनॉमी काफी ज्यादा विकसित होगी। विशाल इनके पास ऊर्जा के संसाधन काफी ज्यादा थे, ठीक है। इनके देश में बेरोजगारी नहीं थी। कम्युनिस्ट पार्टी का 70 सालों से एक शासन चलता हुआ आ रहा था, जहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी जो है वो रूल करती थी। राज्य का स्वामित्व, मतलब जो स्टेट था भाई वो अपने आप में ना सुप्रीम था, वही रूल्स बनाता था, रेगुलेशंस बनाता था, सारी चीजें स्टेट के द्वारा ही तय की जाती थी, ठीक है। तो ये सारी विशेषताएं थी सोवियत संघ की, और इन सभी रीजंस की वजह से सोवियत संघ भाई अमेरिका को टक्कर दे पा रहा था। तो आई रियली होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आई एम जस्ट होपिंग गाइस कि आप अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कर रहे होगे। नाउ अब हम पढ़ेंगे सोवियत संघ का विघटन हुआ क्यों। भाई हमने अभी तक देख लिया कि सोवियत संघ भाई अपने आप में इतनी ज्यादा स्ट्रांग इनकी इकोनॉमी थी, वेलफेयर स्कीम्स बना रहे थे, बेरोजगारी का ध्यान रख रहे थे। तो भाई ऐसा क्या हुआ कि सोवियत संघ का भाई विघटन हो गया और पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही सुपर पावर बची, जो थी अमेरिका। तो इसके हम रीजंस पढ़ते हैं। पहली बात तो ये जो प्रणाली थी काफी ज्यादा सत्तावादी हो गई थी, बहुत ज्यादा अथॉरिटेरियन हो गई थी। मतलब क्या करते थे, यहाँ के जो रूलिंग पार्टी में बैठे हुए लोग थे वो भाई अब ना इनको सिर्फ अपने आप से मतलब होने लगा था। ये लोगों के लिए ना तो वेलफेयर स्कीम्स बना रहे थे, ना ही अपनी अर्थव्यवस्था पे ध्यान दे रहे थे। इन्होंने लोगों के मौलिक अधिकारों पे भी प्रतिबंध लगा दिया। मतलब ये हाल आ गया था कि लोगों को ना अपने जो विचार थे उनको एक्सप्रेस करने के लिए जो कार्टून्स नहीं होते आजकल जो टीवी में आते हैं, कार्टून्स का या पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता था। लोगों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहे थे भाई, क्योंकि यहाँ ना तो जॉब्स पे ध्यान दे रहे थे, ना अपनी इकोनॉमी पे ध्यान दे रहे थे। इवन ये लोगों को बता रहे थे कि भाई हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, विकसित है, लेकिन जब बाद में लोगों को पता चलता है ना कि भाई यहाँ पे सब झूठ बोल रहे हैं, इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गई है, तो लोग गुस्से में आ गए। 70 सालों से कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, यहाँ पे किसी और पार्टी को भाई सत्ता में आने ही नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से क्या होता है ना, बार बार एक ही पार्टी अब रूल कर रही है तो वो कहीं ना कहीं अथॉरिटेरियन होने लगती है। रशिया का दबदबा, हमें पता है सोवियत संघ को जो है लीड करता है रशिया। यहाँ पे जो बाकी के देश है ना, उनमें कहीं ना कहीं ये फीलिंग्स आने लगी कि भाई रशिया ना हमें डोमिनेंस कर रहा है, तो इसलिए ना धीरे धीरे क्या होता है बाकी के देश ना सोवियत संघ से अलग होने की कोशिश करने लगते हैं। गोरबाचेव क्या होते हैं, बाद में ना एक नए लीडर आते हैं, वो कुछ नियम बनाते, कानून बनाते ताकि सोवियत संघ विघटन से बच जाए। तो लोगों को गोरबाचेव की जो रूल्स और रेगुलेशन है वो भी पसंद नहीं आते, तो लोग गोरबाचेव का भी विरोध करना शुरू कर देते हैं। हथियारों की होड़ में क्या करा, सोवियत संघ ने अमेरिका को पूरी टक्कर दी कि भाई जितना हो सके उतने एटम्स बॉम्ब बनाए, बहुत सारे जो वेपन्स थे वो इकट्ठे करे, लेकिन इसने अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। 1979 में अफगानिस्तान के वॉर में जो सोवियत संघ था उसने अपना हस्तक्षेप करा। देखो ये सारे हमने रीजन पढ़ लिए कि कौन कौन से रीजन जिम्मेदार थे सोवियत संघ का विघटन के लिए, पर यहाँ पर भी ना सोवियत संघ का विघटन नहीं होता, लेकिन एक बड़ा रीजन ये था एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, इन देशों में क्या हुआ, राष्ट्रवादी आकांक्षाओं को उभार हुआ। मतलब ये जितने भी देश सोवियत संघ में शामिल थे ना, इनको लगने लगा कि भाई रशिया तो डोमिनेटिंग बन रहा है, ठीक है, ये ना तो हमारे इकोनॉमी के लिए कुछ कर रहा है, ना हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए कुछ कर रहा है। तो ये सारे देश ये सोचने लगे कि हमें ना खुद का ही एक इंडिपेंडेंट स्टेट हमें अपने देश को घोषित कर देना चाहिए। 1991 में रूस, यूक्रेन और बेलारूस के द्वारा ऑफिशियली तौर पे ये जाहिर कर दिया जाता है कि सोवियत संघ का जो है विघटन हो चुका है। तो दिस इज हाउ जो सोवियत यूनियन है भाई उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है।
ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आई बात। और अगर आपका कोई भी डाउट है यहाँ तक तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करो, तो वहाँ पे मैं आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर दूंगी। पॉलिटिकल साइंस के बाकी के कंप्लीट चैप्टर्स देखने के लिए और हिस्ट्री के क्लास 12 के कंप्लीट चैप्टर्स देखने के लिए आप इस प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। यहाँ पे आपको कंप्लीट चैप्टर्स मिल जाएंगे। और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं उसका लिंक दे दूंगी। अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करो, ठीक है, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। सो नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। 1985 में जब गोर्बाचेव सोवियत संघ के नए लीडर बनते हैं तो वो क्या देखते हैं, वो ये देखते हैं कि भाई देखो सोवियत संघ में ना जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है भाई, वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन बन गई है, ठीक है। वो अब लोगों के वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रही है। जो सोवियत संघ है वो अपना सारा पैसा भाई अफगानिस्तान वॉर में लगा रहा है, अपनी इकोनॉमी में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे सोवियत संघ में जब गोर्बाचेव नए लीडर बनते हैं तो वो क्या करते हैं, आर्थिक, राजनीतिक और लोकतांत्रिक सुधार करने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि अब ना ये जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है इसको बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए कुछ स्टेप्स उठाते हैं। पहला तो ये क्या करते हैं कि अमेरिका के साथ जो हथियारों की होड़ हो रही होती है ना सोवियत संघ की, उसको रोक देते हैं। अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुला लेते हैं। जर्मनी के एकीकरण में मदद करते हैं। निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देते हैं। गोर्बाचेव दो बहुत बड़े स्टेप्स उठाते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है पेरेस्ट्रोइका, दूसरा होता है ग्लासनोस्ट। अब देखो पेरेस्ट्रोइका का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है रीस्ट्रक्चर करना, जो भी सिस्टम है ना उसको रीस्ट्रक्चर करना, जिसमें क्या होता है बहुत से मार्केट रिफॉर्म्स करते हैं, जो राजनीतिक पार्टियां होती है उसमें रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो जिससे क्या होता है जो पॉलिटिकल पार्टी में बैठे हुए रूलिंग लोग होते हैं उनको लगने लगता है कि भाई जो गोर्बाचेव है ना वो बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी कर रहा है। उसके बाद जो गोर्बाचेव है वो ग्लासनोस्ट यानी कि खुलापन अपनाते हैं। अब ये खुलापन का क्या मतलब होता है, गोर्बाचेव देख रहे थे कि जो यहाँ पे मंत्रालय हैं या फिर कम्युनिस्ट पार्टी वो बहुत ज़्यादा करप्शन करने लगी है। इन इंस्टीट्यूशन में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए उन्होंने ये वाला स्टेप उठाया। अब देखो ये दोनों ही स्टेप्स गोर्बाचेव ने सोवियत संघ को सुधारने के लिए अपनाए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, लोग थे, उनको लगने लगा गोर्बाचेव ने तो निजीकरण को अपना लिया, तो लोग भी इसका विरोध करने लगे। और जो पॉलिटिकल पार्टी में लोग हैं उनके तो मंत्रालय को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश करोगे तो ऑफकोर्स हर पॉलिटिकल पार्टी विरोध करती है। तो इन दोनों ही स्टेप्स का विरोध लोगों के द्वारा और पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा किया गया। लेकिन अगर वो इन स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कर लेते, पॉलिटिकल पार्टी अभी अगर इसे फॉलो कर लेती, तो सोवियत संघ का विघटन नहीं होता। सो ये कुछ रिफॉर्म्स थे जो कि गोर्बाचेव के द्वारा किए गए। नाउ बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक कि भाई शॉक थेरेपी क्या होता है। देखो शॉक थेरेपी का मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। सोवियत संघ के पतन के बाद सोवियत संघ के जो भी देश थे, गणराज्य थे, उनको वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा एक एडवाइस दी जाती है। अब वो एडवाइस क्या होती है कि भाई जो तुम बाकी के देश हो ना सोवियत संघ के, भाई वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ शिफ्ट हो जाओ, मतलब पूंजीवादी मॉडल को अपना लो। इसे ही शॉक थेरेपी कहा गया है। धीरे धीरे ना इससे क्या क्या बदलाव आते हैं सोवियत संघ में ये देखो। तो इससे क्या हुआ, ओपन मार्केट को अपनाया गया, दूसरे देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा दिया गया, मिल्कियत का प्रमुख निजी स्वामित्व। अब क्या हुआ, पहले देखो क्या होता था, जो स्टेट था ना वही अपने आप में सुप्रीम होता था, मतलब स्टेट के द्वारा सारे डिसीजंस लिए जाते थे। लेकिन अब कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को अपनाने के बाद प्राइवेट प्लेयर्स हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, वही काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम हो गई स्टेट में। राज्य की संपदा का निजीकरण यानी कि जो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज थी भाई उनको प्राइवेटाइज कर दिया गया। सामूहिक फार्म को निजी फार्म में कन्वर्ट कर दिया गया, उनको प्राइवेटाइज कर दिया। तो ये सारे बदलाव आते हैं शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे शॉक थेरेपी के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए। रूस का पूरा औद्योगिक ढांचा जो है वो एकदम से कोलैप्स कर गया। गवर्नमेंट की बजाय अब मार्केट फोर्सेस ये सब चीजें हैंडल कर रही थी और उन्होंने जो 90% उद्योग गवर्नमेंट के थे उन्हें बहुत ही कम प्राइस में प्राइवेट प्लेयर्स को बेच दिया। सो इससे इनका पूरा औद्योगिक जो ढांचा था वो कोलैप्स कर गया। सामाजिक कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई। ऑफ कोर्स अब जब गवर्नमेंट ही कंट्रोल नहीं कर रही है तो जो प्राइवेट प्लेयर्स अपने हाथों से कंट्रोल करेंगे। हर चीज़ों को प्राइवेटाइज कर दिया गया, महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। तो इससे क्या हुआ, इनकी जो पुरानी कल्याणकारी व्यवस्था थी जिसमें लोगों की हर चीज़ का ध्यान रखा जाता था भाई वो नष्ट हो गई। जो रशियन करेंसी है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई। बहुत अच्छे से समझने वाला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, गैराज सेल के नाम से।
90% जो उद्योग थे जिन्हें पहले गवर्नमेंट हैंडल कर रही होती थी, उनको जो है बहुत ज़्यादा कम प्राइस पे निजी फार्म्स और कंपनियों को बेच दिया गया। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चंस भी आते हैं इस गैराज सेल का, आपको टर्म दे देंगे और प्रीवियस ईयर में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि गैराज सेल किसको कहते हैं। अब सोवियत संघ को जो है खाना जो है बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता था। अब तुम खुद देखो, जहाँ पे एक टाइम पे जो है सोवियत संघ की काफ़ी ज़्यादा विकसित इकोनॉमी होती थी कि ये बाकी के देशों को एक्सपोर्ट करते थे, अब इन्हें खाने तक की चीज़ें जो है बाहर से मंगवानी पड़ती थी। तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं शॉक थेरेपी को अपनाने के। तो आई रियली होप सो आपको इतना टॉपिक समझ में आ गया हो। तो अब हम पढ़ेंगे कि भाई सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके बाद वर्ल्ड में क्या क्या बदलाव आए। देखो, दूसरी दुनिया के पतन के बाद शीत युद्ध का दौर समाप्त हो गया। मतलब जो एक कोल्ड वॉर एरा चल रहा था ना, किसकी आइडियोलॉजी सबसे ज्यादा आगे जाएगी, कौन से देश किसकी आइडियोलॉजी फॉलो करेंगे, भाई वो दौर ही समाप्त हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ एक रिजल्ट आता है कि भाई अमेरिका अपने आप में सुपर पावर है तो है। नाउ अब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि दूसरी दुनिया और पहली दुनिया के देश किन देशों को कहा गया है। समाजवादी या पूंजीवादी कौन सी विचारधारा बेहतर है, ये विवाद भी समाप्त हो गया। भाई जब सोवियत यूनियन ही नहीं रहा तो भाई आंसर निकल के आता है ना कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी ही अच्छी है। हथियारों की होड़ समाप्त हो गई, नए देशों का इमरजेंस हुआ। मैं आपको एक चीज बता दूं, नए देशों का इमरजेंस यानी कि जो अब आप नए चैप्टर्स आगे पढ़ने वाले हो ना, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर यानी कि सत्ता वैकल्पिक केंद्र और दक्षिण एशिया के देश, इन देशों का इमरजेंस होता है। बाय द वे वो सारे चैप्टर्स का लिंक आपको ऊपर आइकन में मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप पढ़ सकते हो। नए देशों का यहाँ पे उदय होता है यानी कि इंडिया, चाइना, रशिया, आसियान। पूर्व सोवियत संघ के बहुत से देशों ने क्या करा, अमेरिका और चाइना के साथ इकोनॉमिकल रिलेशंस बना लिए। मतलब इन देशों में ये लोग इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जैसी चीजें करने लगे। सो दिस इज ऑल अबाउट कि भाई सोवियत संघ के विघटन यानी कि डिसइंटीग्रेशन के बाद वर्ल्ड में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो आई रियली होप सो गाइज आपको इतना चैप्टर समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक क्विक यहाँ पे रिवीजन दे देती हूँ कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो महाशक्तियों का जो है इमरजेंस होता है। पहली होती है अमेरिका, दूसरी होती है सोवियत यूनियन। उसके बाद हमने देखा किस तरह से ये दोनों ही महाशक्तियां क्या करती हैं, अपनी आइडियोलॉजी को वर्ल्ड में स्प्रेड करने के लिए ये किस तरह से हथियारों की होड़ शुरू कर देती है, जिससे क्या होता है इन दोनों के बीच में लगने लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होता है, केवल ये सिर्फ विचारधाराओं की लड़ाई होती है। फिर हमने पढ़ा कि बर्लिन की दीवार क्या होती है 1989 में, जिसे जनता ने तोड़ दिया था जब सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन होने वाला होता है। फिर हमने पढ़ा कि सोवियत संघ किस तरह से एग्जिस्टेंस में आया समाजवादी क्रांति के बाद। फिर हमने उसकी विशेषताएं पढ़ी कि उसकी इकोनॉमी कितनी ज़्यादा विकसित थी। सोवियत संघ के विघटन के क्या क्या रीजंस थे। फिर हमने देखा कि गोर्बाचेव जो है कौन कौन से रिफॉर्म्स लेकर आते हैं। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट हमने इसके बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि कैसे वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एडवाइस करा जो सोवियत संघ के देश थे उनको कि आप जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसकी तरफ शिफ्ट कर लो। जो इनका सामाजिक स्ट्रक्चर था जो कि पहले वेलफेयर के लिए काम करता था, वो काफ़ी ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ गया, जिससे क्या हुआ सोवियत संघ में खाने के संकट होने लगे। फिर हमने पढ़ा कि सोवियत संघ का जब विघटन हो गया उसके बाद वर्ल्ड में कौन कौन से चेंजेस आए। पहली बात तो ये कि कोल्ड वॉर है वही एंड हो गया और सोवियत संघ के बहुत से देशों ने क्या करा, अमेरिका और चीन से दोस्ती कर ली। सो दिस इज ऑल अबाउट कि हमने जो भी अब तक पढ़ा। और अगर आपको अब तक वीडियो पसंद आई तो डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ बिग थम्स अप टू दिस वीडियो। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर किया करो। अब हम पढ़ेंगे संघर्ष और तनाव। जो सोवियत संघ के देश थे, जब सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हो गया यानी कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके बाद जो देश पहले सोवियत संघ में शामिल थे ना, उनके बीच में किस किस तरह के संघर्ष हुए, तनाव हुए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सोवियत संघ के कई गणराज्य संघर्ष के क्षेत्र है, मतलब जहाँ पे अलग होने के लिए इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग चल रही है, गृह युद्ध की स्थिति चल रही है। रूस के दो देश चेचन्या और दागिस्तान में अलगाववादी आंदोलन हुए, जिसमें क्या होता है लोगों के द्वारा या पर्टिकुलर जो लीडर है उसके द्वारा ये मांग की जाती है कि उस देश के किसी पर्टिकुलर हिस्से को या फिर स्टेट को उस देश से अलग करके इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया जाए। चेकोस्लोवाकिया भी जो है वो दो भागों में बट गया, पहला चेक और दूसरा स्लोवाकिया। तजाकिस्तान में 10 सालों यानी कि 2001 तक जो है गृह युद्ध की स्थिति चली। अजरबैजान, अर्मेनिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया में गृह युद्ध की स्थिति रही। बॉस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया ने क्या करा, खुद को ना एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ के जो गणराज्य थे जो सोवियत संघ में शामिल थे, उन्हें कौन कौन सी सिचुएशन का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो आई होप सो गाइज आपको यहाँ तक ये टॉपिक समझ में आ गया होगा।
पूर्व सोवियत संघ के देशों के साथ भारत के क्या क्या संबंध है, मतलब भारत के रशिया के साथ कैसे संबंध हैं। 1971 में पाकिस्तान युद्ध के समय सोवियत संघ ने भारत की हेल्प करी है, क्योंकि भाई भारत और सोवियत संघ ना हमेशा से काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स के रूप में रहे हैं। अब आपको क्या करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि 1971 में जब पाकिस्तान का वॉर हुआ उस टाइम पे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। नेक्स्ट बात करते हैं, सोवियत संघ ने कश्मीर के इशू पे भी संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत को समर्थन दिया था, यानी कि भारत के फेवर में खड़ा था। सोवियत संघ ने भारत को सार्वजनिक उद्योगों जैसे भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम के इस्पात और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स जो मशीनरी है इनमें काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल सपोर्ट दिया है। सोवियत संघ में हिंदी फिल्में, अमिताभ बच्चन, ये ऐसे बहुत से हीरो जो हैं काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हैं और वहाँ के जो लोग हैं ना वो हिंदी फिल्में काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। 2001 में भारत और रशिया के द्वारा 80 जो है द्विपक्षीय मतलब जो एग्रीमेंट्स है उन पे सिग्नेचर्स भी किया गया है। दोनों का ही सपना है बहुध्रुवीय विश्व का। बहुध्रुवीय विश्व का मतलब होता है जहाँ पे किसी एक कंट्री जो है वो डोमिनेंस नहीं करेगी, जहाँ पे जो बहुत सारे न्यू सेंटर्स ऑफ पावर है लाइक अमेरिका, रशिया, भारत, चाइना, ये सब का भाई डोमिनेंस हो। भारत जो है आपस में बाकी देशों के साथ मिलजुल कर है, दोनों का ही यही सपना है। अब रिसेंट देखो क्या हुआ, 2016 में गोवा में ब्रिक्स सम्मेलन होता है, तब रूस और भारत के बीच में कुछ एग्रीमेंट्स हुए जिसमें परमाणु ऊर्जा, जो हमारे ऊर्जा संसाधन है, अंतरिक्ष अभियान जैसे हमें लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए, मतलब इनको और डीपली रिसर्च करना चाहिए। इन गोल्स पर जो है बल दिया गया। सो कुछ इस तरह के रिलेशन है पूर्व सोवियत संघ के देशों के भारत के साथ, यहाँ तरह से गए तो रशिया के भारत के साथ। ठीक है भाई, यहाँ पे आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। ये वाला जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस में दिया गया है, ये यूएस की हेजेमनी वाला चैप्टर है। तो यहाँ पे अब हम ये वाले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, अमेरिकी वर्चस्व के क्या क्या रीजन है। हमने पढ़ा कि सोवियत संघ का जैसे डिसइंटीग्रेशन होता है तो वर्ल्ड में अब सिर्फ एक ही सुपर पावर बची होती है, वो होती है अमेरिका। तो भाई कौन सी रीजन है जिसकी वजह से अमेरिका इतनी ज़्यादा पावरफुल कंट्री है। पहला तो ये देखो, अमेरिका अपने सैन्य क्षमता पर सबसे ज़्यादा खर्च करता है, मतलब जो उसकी सेना है ना, अमेरिका बाकी के देश या उन सबसे ज़्यादा जो अमेरिका है वो अपनी सेना पर खर्च करता है। पेंटागन, अमेरिका के रक्षा विभाग का नाम है पेंटागन। पेंटागन बजट का एक बड़ा हिस्सा अनुसंधान यानी कि रिसर्च और टेक्नोलॉजी पे खर्च करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूनाइटेड नेशंस में क्या है, अमेरिका के पास एक वीटो पावर है। आपको पता है, अगर आपने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा है जिसमें यूनाइटेड नेशंस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, तो वीटो पावर यूनाइटेड नेशंस में सिर्फ 5 देशों के पास है, जिसमें अमेरिका भी वो देश है। तो इसलिए भी अमेरिका सबसे ज़्यादा पावरफुल देश के रूप में उभरा। सेकंड हम पढ़ेंगे इकोनॉमिकल क्या क्या रीजंस हैं। पहला है समुद्री मार्ग, मतलब जो समुद्री मार्ग होते हैं जहाँ से भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, उनके जो नियम है ना वो अमेरिका ही तय करता है। आज हम इंट्रोड्यूस्ड है विद इंटरनेट और एमबीए, पर आपको ये जान के हैरानी होगी कि इंटरनेट और एमबीए भी ना स्टार्टिंग इसकी अमेरिका से ही हुई थी। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका की काफ़ी ज़्यादा जो है भूमिका है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फंडिंग भी अमेरिका ही देता है। सांस्कृतिक रीजंस, ब्लू जीन्स, हम सब इंट्रोड्यूस्ड हैं ब्लू जीन्स से, सभी पहनते हैं ब्लू जीन्स, तो भाई इसकी भी शुरुआत कहीं ना कहीं हम देखें तो अमेरिका से ही हुई है। खान पान, समोसे, डोसा, ये जगह तो हमें पता है ना, मैकडोनल्ड्स, बर्गर, केएफसी, इन सब चीज़ों ने ले लिया। तो मैकडोनल्ड्स कहाँ की कंपनी है भाई, अमेरिका की ही कंपनी है। अमेरिकन वैलेंटाइन डे आज काफ़ी ज़्यादा यूथ में फेमस है, तो भाई इसकी भी शुरुआत कहाँ से हुई है, अमेरिका से ही हुई है। तो इन रीजंस की वजह से अमेरिका भाई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वर्ल्ड में ना हर देश भाई इन्हीं संस्कृतियों को तो फॉलो कर रहा है। तो इसलिए भाई ये सारे रीजंस हैं अमेरिकी वर्चस्व यानी कि अमेरिकी डोमिनेंस के। नाउ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं अब आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझना। पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से भी बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे अमेरिकी अभियान के बारे में कि अमेरिका ने किस देश के खिलाफ कौन से अभियान करे हैं। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इस टाइम पे अमेरिका में राष्ट्रपति कौन थे, जॉर्ज बुश सीनियर। और ये जो ऑपरेशन डेजर्ट या जिसे हम प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहते हैं, ये 1991 में हुआ था। तो देखो स्टोरी क्या थी। अगस्त 1990 में क्या होता है, इराक जो एक देश है उसके द्वारा कुवैत एक दूसरा देश है उस पर जो है हमला कर दिया जाता है। अब जब यूनाइटेड नेशन में जब ये बात पहुंचती है तब यूनाइटेड नेशन के द्वारा काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश की जाती है इराक को, लेकिन यहाँ पे इराक नहीं मानता है।
तब भाई मजबूरी में यूनाइटेड नेशन को परमिशन देनी पड़ती है कि भाई किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद करके अब हमें कुवैत को आज़ाद कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, 34 देशों की सेनाओं ने इराक के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेना अमेरिका की थी। और इसी युद्ध को जो है प्रथम खाड़ी युद्ध और वीडियो गेम या कंप्यूटर वॉर, इसे इस नाम से जाना जाता है। सेकंड अमेरिका की तरफ से जो अभियान किया गया है वो है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। इस टाइम पे जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो थे बिल क्लिंटन, और ये 1998 में हुआ था। इसमें क्या होता है, अमेरिकी जो दूतावास हैं जो कि है नैरोबी में है और दार इस सलाम में, इन पर क्या होता है, आतंकवादी हमला होता है। तो इसमें क्या होता है, बाद में ये जब बात इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो यहाँ पे बात सामने आती है कि अलकायदा के द्वारा ये जो है हमला किया जाता है। अलकायदा के जो ठिकाने हैं जहाँ जहाँ पे अलकायदा हो सकता है वहाँ पे क्या किया, क्रूज मिसाइल से जो है हमला किया गया, जिससे ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अभियान अमेरिका के द्वारा जो किया गया वो था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। इस टाइम पे अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, और ये 2001 में किया गया था। तो इसकी क्या स्टोरी थी इसको समझो। 11 सितंबर 2001 के दिन क्या होता है, 19 अपहरणकर्ताओं के द्वारा जो 4 अमेरिकी विमान थे उस पर कब्जा कर लिया गया। उसके बाद जो 2 विमान थे ना अमेरिका के, वो न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा दिया। जो तीसरा विमान था उसे अमेरिकी जो रक्षा विभाग है पेंटागन, वहां पे क्रैश कर दिया। चौथा विमान था उससे अमेरिकी जो पार्लियामेंट है कांग्रेस, वो वहां पे टकराने वाला था। मतलब अपहरणकर्ता क्या चाहते थे कि जो अमेरिकी पार्लियामेंट है उससे वो विमान टकराने वाला था, लेकिन वो वहां नहीं टकराता है। एक्सीडेंटली क्या हो जाता है कि वो जो विमान है वो पेंसिल्वेनिया के खेतों से जाके टकरा जाता है, और इसे 9/11 की घटना के नाम से जाना जाता है। मतलब पहले तो क्या किया, 4 प्लेन्स को जो है कब्जा कर लिया उन पे, और उनको एक एक करके जो अमेरिका के मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है वहां पे टकराया गया अपहरणकर्ताओं के द्वारा। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के द्वारा इस इंसिडेंट के खिलाफ ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया गया। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम में क्या होता है, अफगानिस्तान के तालिबानी जिनके द्वारा ये अपहरण किया गया था उनके जो ठिकाने हैं वहां पे जाके पहले तो उन्हें कैप्चर किया गया, और उसके बाद जहां जहां पे ये ठिकाने थे वहां पर जो है गिरफ्तारियां की गई जॉर्ज डब्ल्यू बुश के द्वारा, और इसे कहा जाता है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। तो अब तक हमने यहाँ पे 3 सैन्य अभियानों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। अब बात करेंगे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के बारे में। जॉर्ज डब्ल्यू बुश उस टाइम पे राष्ट्रपति थे, और 2003 में ये वाला जो है युद्ध हुआ था। 19 मार्च 2003 को क्या होता है, अमेरिका ने क्या करा, यूनाइटेड नेशंस की परमिशन लिए बिना इराक पर जो है कब्जा कर दिया। जब अमेरिका से यूनाइटेड नेशंस ने पूछा कि भाई तुमने ये हमला क्यों किया, ये तो भाई हमारी जो भी रूल्स है उनके खिलाफ है, तो अमेरिका ने जवाब में क्या कहा कि जो इराक है ना वो सामूहिक संहार के हथियार बना रहा था, मतलब कहीं ना कहीं एटम्स बॉम्ब वगैरह बना रहा है, इसलिए जो है अमेरिका ने उस पर हमला किया। मतलब अमेरिका के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले कि सामूहिक हथियार बन रहे थे। एक उद्देश्य हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका ने इराक पे कब्जा क्यों किया, इराक में ना बहुत ज़्यादा तेल के भंडार है, तो अमेरिका कहीं ना कहीं इन पे कब्जा करना चाहता था, इसलिए अमेरिका ने इराक पे जो है कब्जा कर लिया। तो ये हमने 4 अभियान पढ़े हैं अमेरिका के, और आई होप सो आपको अब समझ में आ गया होगा कि भाई क्यों अमेरिका इतनी ज़्यादा पावरफुल कंट्री के रूप में एमर्ज हुआ, और किस तरह से जो अमेरिका है वो अपने आप में एक सुपर पावर के रूप में उभरा। यहाँ तक आपको बात समझ में आई है, या अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो, मैं आपके सारे डाउट्स को वहाँ पे क्लियर कर दूंगी। तो अब हम बात करने वाले हैं अफगानिस्तान में ऐसा क्या संकट हुआ है। देखो 1989 में सोवियत संघ के अफगानिस्तान को छोड़ने के बाद तो 1994 में क्या होता है, इस्लामिक छात्रों ने कांधार का जो एक शहर है अफगानिस्तान में सिचुएटेड, उस पर जो है कब्जा कर लिया। इसी को तालिबान कहा गया, जिसने मतलब अमेरिका के बहुत सी बिल्डिंग्स पे जो हमने अभी पढ़ा ना अटैक करा था, जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों के लिए सुरक्षित स्थान बन गया। मतलब बहुत से जो टेररिस्ट हैं उनका एक सेफ प्लेस यही जगह होती है जहाँ पे वो लोग रहते हैं। 2001 में ब्रिटिश तथा अमेरिकी फौजों के द्वारा तालिबान है ना उसको यहाँ से बाहर कर दिया गया। लेकिन अगेन आपने रिसेंट में जब भी 2020 में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी था, अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे अगेन तालिबानियों ने फिर से अफगानिस्तान में जो है कब्जा कर लिया है। तो इसी को जो है अफगानिस्तान संकट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्टिल कोई डाउट है तो बता दो भाई नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, नाउ
बात करते हैं अरब स्प्रिंग के बारे में। अरब कहीं ना कहीं यहाँ पे अरब देशों की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आप एक छोटा सा मैप देख भी रहे होगे, मतलब यहाँ पे ये सारी ना लेबनान, जॉर्डन, ट्यूनीशिया, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ये सारी अरब साइड की कंट्रीज है। और इसे स्प्रिंग इसलिए कहा गया है क्योंकि जब ये अरब स्प्रिंग जैसी घटना हुई थी तो उस टाइम पे ना वसंत का मौसम चल रहा था, मतलब उस टाइम पे स्प्रिंग सीजन चल रहा था, इसलिए इसे अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखो अरब स्प्रिंग का क्या मतलब है। अरब स्प्रिंग में क्या होता है, एक ऐसी क्रांति होती है जो लोगों के द्वारा की जाती है, जिसमें धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, दंगा, सशस्त्र संघर्ष, हथियारों के साथ एक युद्ध किया जाता है, जो धीरे धीरे जो बाकी के अरब के देश हैं ना, जहाँ पे आप इसे देख सकते हो, यहाँ पे भी फैल जाता है। इसका आरंभ 2009 में ट्यूनीशिया में होता है। मतलब मैं आपको ऐसे स्टोरी बताती हूँ, जहाँ पे क्या होता है, एक ना वेंडर होता है जो कि कुछ सब्जियाँ वगैरह बेच रहा होता है, तो कुछ पुलिस वाले आते हैं, उसको डोमिनेट करते हैं काफ़ी ज़्यादा और उससे कुछ पैसे वैसे लेते हैं और उसे अपना ठेला हटाने के लिए कहते हैं। वो उसकी एकमात्र रोजी रोटी होती है, वो नहीं हटाता, तो जिससे क्या होता है, उसको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे डोमिनेट किया जाता है उन पुलिस वालों के द्वारा। बाद में जाके वो जो वेंडर होता है वो अपने आप को आग लगा लेता है, जिससे धीरे 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 क्या होता है, पहले तो ट्यूनीशिया में लोगों के बीच में बहुत गुस्सा आने लगता है कि भाई इन पुलिस वालों की वजह से बेचारा एक वेंडर ने अपने आप को आग लगा ली। तो इसके बाद क्या होता है, जो लोग होते हैं ट्यूनीशिया में वो इसका विरोध करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे जो लोगों के अंदर जो गुस्सा होता है ना, वो इतना ज़्यादा आ जाता है कि जो लोग होते हैं ट्यूनीशिया में, जो सरकार जिस तरह से गवर्न कर रही होती है उसके खिलाफ भी जो है विरोध प्रदर्शन जारी कर देते हैं। 2010 की शुरुआत तक अरब दुनिया के देशों में, मतलब अब धीरे धीरे क्या होता है, पहले तो ट्यूनीशिया से इस धरने की विरोध प्रदर्शन की शुरुआत होती है, लेकिन धीरे धीरे ये जितने भी बाकी के अरब साइड के देश है ना, इस सब में ये जो है हिंसा फैल जाती है, ये विरोध प्रदर्शन बढ़ जाता है। जनता के द्वारा यह संघर्ष भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी और निर्धनता की वजह से किया जाता है, क्योंकि अरब देशों में ना कहीं जो गवर्नमेंट होती है काफ़ी ज़्यादा करप्टेड होती है, बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा होती है, गरीबी बहुत ज़्यादा होती है लोगों के बीच में। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की वजह से भी लोगों के अंदर बहुत गुस्सा भर जाता है और लोग इस दंगे प्रदर्शन को आगे तक बढ़ा देते हैं। धीरे धीरे जो ये संघर्ष होता है बाकी के अरब देशों में भी फैल जाता है। धीरे धीरे यह राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, क्योंकि अब लोगों को लगने लगा ना कि कहीं ना कहीं इन सब का रीज़न गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट सही से शासन नहीं चला रही है, अथॉरिटेरियन हो रही है। तो धीरे धीरे लोग अब गवर्नमेंट का भी विरोध करने लगे। होस्नी मुबारक, यहाँ पे आपको एक मिस्र की घटना बताई गई है 1979 में, जो कि मिस्र में सत्ता में थे, गवर्नमेंट में थे, लोगों ने उनका भी विरोध प्रदर्शन किया। अरब क्रांति का यह प्रभाव यमन, बहरीन, लीबिया, सीरिया जैसे अरब देशों में भी देखा गया, जहाँ पे लोग कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से परेशान थे, गरीबी से परेशान थे, उन्होंने भी भाई विरोध प्रदर्शन कर दिया और लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेसी की मांग उठाई। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से जो अरब के देश थे इनके बीच में ये युद्ध होता है। तो आई होप सो आपको ये अरब स्प्रिंग वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ हमारा लास्ट टॉपिक बचता है, वो है CIS। अब हम पढ़ेंगे CIS के बारे में कि CIS क्या है, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल। अब देखो क्या होता है, 1991 में हमने पढ़ा था कि सोवियत संघ का जो है डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, उसके बाद स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल यानी कि CIS की स्थापना होती है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है, मतलब जो इंडिपेंडेंट स्टेट है उनके द्वारा एग्रीमेंट बना के उन पे सिग्नेचर करके इसकी जो है स्थापना की गई। CIS में सोवियत संघ के 15 में से 12 देश शामिल है, क्योंकि जो सोवियत संघ के देश थे ना उन्होंने आपस में ग्रुप बनाया, जिसमें क्या किया गया, एक नॉर्म वगैरह साइन किए गए कि आपस में हम लोग क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, एक दूसरे को कल्चर को बढ़ावा देंगे, जिससे हम सबका एक साथ विकास हो। तो ये एक कहीं ना कहीं उद्देश्य था CIS बनाने का। बेलारूस, रशिया और यूक्रेन CIS के संस्थापक देशों में शामिल है। देखो CIS में कौन कौन से देश शामिल है इसके बारे में जानते हैं। अर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्दोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जॉर्जिया, बेलारूस, रूस, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान, ये सारे जो देश हैं वो CIS यानी कि स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल में शामिल हैं। लेकिन वर्तमान में इन प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं, सिर्फ 9 देश जो हैं वो CIS में शामिल हैं, क्योंकि जॉर्जिया और यूक्रेन अब CIS में शामिल नहीं है। तो 2003 में जॉर्जिया और यूक्रेन में ना एक क्रांति की जाती है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जिसमें क्या होता है, लोकतंत्रीकरण यानी कि डेमोक्रेसी की मांग की जाती है, जिससे क्या होता है CIS में भी भाई लोकतंत्रीकरण यानी कि डेमोक्रेसी की प्रक्रिया
जो है शुरू की जाती है, मतलब लोगों के द्वारा यहाँ पे भी मांग की जाती है कि भाई डेमोक्रेसी ही सही है, इसे ही अपनाना चाहिए। तजाकिस्तान और किर्गिस्तान में 2005 में लोकतांत्रिक चुनाव हुए, ठीक है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन किए जाएं, संविधान निर्माण और लोकतंत्र को सशक्त बनाने के यहाँ पे उपाय किए गए। CIS का कार्य अपने देशों की अर्थव्यवस्था, विदेशी संबंध, रक्षा, आवाजाही नीतियाँ, पर्यावरण और सुरक्षा और कानून के लिए नीतियां बनाना है, मतलब उनके द्वारा एक्सटर्नल रिलेशंस एस्टैब्लिश किए जाए, एक दूसरे के देशों की रक्षा की जाए, एक दूसरे के देश में आना जाना, पर्यावरण को सुरक्षा देना, इन सब के लिए ना नीतियां बनाई गई हैं। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट कि भाई CIS क्या है, उसका निर्माण किस तरह से होता है, CIS को बनाने का क्या उद्देश्य था और किस तरह से CIS में यानी कि स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल में जो है लोकतंत्र की मांग उठाई गई है। सो यहाँ पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देखो कि सोवियत संघ में सुधार लाने के लिए गोर्बाचेव द्वारा प्रारंभ किए गए किन्हीं 3 सुधारों के बारे में आपको बताना है। यहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि गोर्बाचेव ने कौन कौन से रिफॉर्म्स लाए, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट के बारे में मैंने आपको सब कुछ अच्छे से पढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि सोवियत संघ के डिसइंटीग्रेशन के रीजंस बताने हैं। बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है, बहुत अच्छे से हमने समझा था इसके बारे में। अगेन देखो, ये वाला क्वेश्चन अगेन रिपीट हो गया है, इससे आप समझ सकते हो कि उसके आने की पॉसिबिलिटी एग्जाम्स में कितनी ज़्यादा है। यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन दिया गया है, देखो अरब स्प्रिंग के प्रारंभ होने के किन्हीं 2 रीजंस के बारे में बताना है और इस आंदोलन के किन्हीं 2 परिणामों यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में आपको बताना है। सो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था अरब स्प्रिंग के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना आंसर दे सकते हो। सो देखो, कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं। सो जिस भी स्टूडेंट ने ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझा है, जो जो पॉइंट्स मैंने बताए थे उसके नोट्स बनाए हैं, वो तो भाई इन क्वेश्चन को कर लेगा। सो इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं। तो जिस भी स्टूडेंट ने पॉलिटिकल साइंस के आंसर को किस तरह से फ्रेम करते हैं वो वाली वीडियो नहीं देखी है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगी। पहले आप उस वीडियो को देखना, फिर इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से लिख पाओगे। इसके आंसर्स आपको लिखने हैं और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो, वहाँ पे मैं आपको शाउट आउट दूंगी अगर आपका आंसर अच्छा होगा। तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर और यहाँ पे आपका चैप्टर होता है पूरा का पूरा कंप्लीट। देखो अपने एंड पे मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है और यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट बता दिया कि पॉलिटिकल साइंस के कंप्लीट चैप्टर और हिस्ट्री के कंप्लीट चैप्टर आप इन प्लेलिस्ट से जाके आराम से पढ़ सकते हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसको टाइप कर देना और आपको आज की वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।